पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, कक्षा 9 का सिलेबस है और 11th में भी ये है बच्चों चैप्टर। ये पूरा चैप्टर आपका 11th में, थोड़ा सा भाग यहाँ पे दे रखा है। तो वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य की बात हम लोग करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्क की, यहाँ पे जो वर्क आपका दिया हुआ है, वर्क, वर्क किसे कहेंगे, पहले साधारण चीज आपको देख लेना है। साधारण चीज में क्या है, यानी कार्य की बात हम कर रहे हैं बच्चों, कार्य की। तो पहले चीज तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्य कैसी राशि होगी। याद रखना, अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। दूसरा चीज, कार्य का मात्रक क्या होगा, तो जूल होगा। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब सोचिएगा, जूल वैज्ञानिक जो थे वही कार्य को डिफाइन किए थे, इसलिए इसकी यूनिट क्या पड़ गई, जूल पड़ गई। ठीक है, आगे यही 11th में आ जाएगा तो इसका डायमेंशन दे देगा बच्चों, तो ml पे 2, t पे -2 हो जाएगा। या जूल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। और चीज याद में आपको रखना है, जो वर्क होगा उसको W से लिखेंगे, अभी सब बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप एक जनरल आइडिया अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। कार्य जो होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, कार्य जो होगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य जो होगा वो शून्य भी हो सकता है। ये तीनों चीजें कार्य आपकी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकता है। ये कार्य के संबंध में आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो अब देखिए, अदिश की बात, कार्य कह रहा है कि अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की केवल आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन भौतिक राशियों को हम लोग कहते हैं अदिश राशियां। और कार्य केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, इसलिए कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र जो आएगा बच्चों, W इक्वल टू क्या आएगा, Fs, ये आएगा, या इसका व्यापक सूत्र आएगा Fs cos थीटा। ये इसका व्यापक सूत्र आएगा, W इक्वल टू Fs cos थीटा। ये जनरली आपके यहाँ 9th में आएगा तो W इक्वल टू Fs आ जाएगा। थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना होगा बेटा, इसको पढ़ाने के लिए जो आवश्यकता है पड़ेगी, उन्हीं को मैं पहले आपको बता रहा हूं। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि cos थीटा बराबर एक तो होता है आधार बटे में कोण, आधार बटे में कोण होता है cos थीटा। दूसरा आपको थीटा की वैल्यू याद रखना होगा और cos की वैल्यू उसके रिप्रेजेंट में क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा कि cos एक तो 0 डिग्री आएगा, सवाल में 30 अंश आएगा, सवाल में आपका 45 डिग्री आएगा, सवाल में आपका 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, 180 आएगा जनरली। अब ध्यान रखिएगा, का 0 अंश का मान बच्चों होता है 1, यहाँ पे √3/2 होगा, 45 अंश का मान 1/√2 होगा, 60 अंश का मान 1/2 होगा, 0 होगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट
जब न्यूमेरिकल आएगा तो इस पे आएगा, इसलिए कम से कम ये वैल्यू काश के जो वैल्यूज हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 का, 180 का, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर ये याद कर लिए, ये जनरल आइडियाज याद कर लिए, सूत्र याद कर लिए बच्चों, तुरंत आपका सवाल भी बनना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग किसके तरफ, कार्य का डिफिनीशन क्या बनेगा, आखिर ये सूत्र आया कैसे, ठीक है, सूत्र आया कैसे, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए होगा क्या बच्चों, कार्य की परिभाषा क्या है, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना ही कार्य कहलाता है। फिर से एक बार से ध्यान से सुनिएगा, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना ही कार्य कहलाता है। अब ये कार्य आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक सरफेस ले रहा हूं, ये आपका सरफेस हो गया बच्चों, रफ सरफेस है, ठीक है, और इस पे एक मैं बॉडी ले लिया, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, अब ये आपकी बॉडी हो गई ए बॉडी आपकी। अब इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो देखो फोर्स कैसे कैसे लगा सकते हो। एक तो कोई बंदा कहेगा कि सर जी सीधे मैं लगाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया और ये बॉडी यहां पे आ गई, ये बॉडी आपकी यहां पे आ गई, ठीक है, ये अब यहां पे आ गई, ये यहां से लगाया, जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो ये बॉडी ऐसे रफ करते हुए यहां तक पहुंच गई, ठीक है। तो इसका विस्थापन कितना हो गया भाई, विस्थापन इसका यस हो गया, ये आपका विस्थापन हो गया। देखिए जिस दिशा में मैंने बल लगाया उसी दिशा में तो विस्थापन हुआ, इसलिए यानी विस्थापन की बल की ही दिशा में मेरा विस्थापन हुआ है बच्चों, इसी दिशा में मैंने बल लगाया और विस्थापन भी उसी दिशा में है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस फिगर में बल व किसके किसके बीच में, F व S के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, कितना कोण होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। और तो हमारा सूत्र क्या बना, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो इस फिगर के थ्रू W बराबर हो जाएगा F इंटू S हो जाएगा। अभी और ध्यान से सुनिए, कोई लड़का कहा कि नहीं सर जी इस हम ऐसे फोर्स एक्ट नहीं करना चाहते, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे, हमारा मान बल का मान दे देगा, विस्थापन दे देगा, फटाक से हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, लग जाएगी, ठीक है। अब कोई लड़का कहा कि नहीं सर जी हम इसके ऊपर, ये मेरा कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये कोई रफ सरफेस है बेटा, और इस सरफेस के ऊपर हम एक पिंड को रखे हैं, ये आपका कोई पिंड है ए, जिसका मास m है, कितना है, m मास है, और हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, F फोर्स लगा दिया, ठीक है, थीटा कोण के ऊपर हमने ऐसे
पिंड ऐसे रखा है और पिंड के ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। तो मेरे बल की दिशा तो ये हो गई, बल की दिशा ऐसे हो गई। अब पिंड क्या हो गया, विस्थापित हो गया, पिंड विस्थापित होके यहां पे आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। ये ए पॉइंट था तो ये बी पॉइंट पे आ गया, पिंड ए ही है लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे यहां पे चला गया, तो ये इसका विस्थापन हो गया एस। तो देखो बल तो हमने लगाया इस दिशा में, तो विस्थापन की दिशा में से ये कितने कोण पर कार्य कर रहा है, थीटा कोण पे, यानी बल किस कोण पे कार्य किया, थीटा कोण पे बच्चों मेरे कार्य किया। तो बल हमने लगाया ऐसे, तो पिंड विस्थापित हुआ, ठीक है। अब हमारा परिभाषा क्या करता है, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन। तो मैं क्या करूंगा कि विस्थापन की दिशा में बल का घटक लूंगा, विस्थापन की दिशा में क्या लूंगा, बल का घटक लूंगा। अब इसके लिए हम यहां से इसके ऊपर लंब डाल देंगे। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इस दिशा में इस बल का घटक जो होगा उसको क्षैतिज घटक कहलाएगा। बल का क्या कहलाएगा, क्षैतिज घटक। क्या कहलाएगा, क्षैतिज घटक कहलाएगा मेरे बच्चे। अब यहां से अगर इसको देखना है तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया ऐसे, ये एंगल थीटा हो गया, इसकी वैल्यू एफ हो गई, ठीक है। इसका हमको मान चाहिए, तो यह समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है मेरे बच्चे, और ये हो जाता है कोण, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू आपने पढ़ा है, cos थीटा बराबर आधार बटे में कोण, तो आधार हो गया अब बटे में कोण, तो आधार बराबर क्या हो गया, cos थीटा इंटू कोण। तो यहां से कोण की वैल्यू किसके बराबर है, तो f के बराबर हो गई। इस तरह से आधार किसके बराबर हो जाएगा, f cos थीटा। इस तरह से विस्थापन की दिशा में बल का घटक कितना होगा, तो वो हो जाएगा f cos थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, f cos थीटा। नहीं समझ में आया, बंद कर। अब देखिए बच्चों यहां से इस बल का क्षैतिज घटक होगा f cos थीटा। क्या होगा, f cos थीटा। और भी समझ लीजिए, हालांकि आपके कोर्स से थोड़ा ऊपर है, लेवल से 9th से, इसका ऊर्ध्व घटक आएगा बच्चों f sin थीटा। क्या आएगा, f sin थीटा आएगा। और f sin थीटा क्या करता है, पिंड के भार mg को कंट्रोल कर लेता है। किसको, पिंड के भार को mg संतुलित कर लेता है, जिसके कारण पिंड ऊपर नीचे उछलता नहीं है, ठीक है। और केवल f cos थीटा ही उसको आगे बढ़ने में, क्षैतिज दिशा में बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। इसी बल से f cos थीटा से ही पिंड के अंदर यानी पिंड का विस्थापन संभव हो पा रहा है। f sin थीटा से पिंड में विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है। f sin थीटा को कौन मैनेज कर ले रहा है, पिंड का भार, ठीक है। पिंड के भार को f sin थीटा संतुलित कर ले रहा है। अच्छा, अगर f sin थीटा नहीं रहता बच्चों, तो उस स्थिति में तो पिंड धंसने लगता, mg क्या करता, उसको नीचे खींचेगा, और f sin थीटा उसको क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है, तो दोनों संतुलित हो रहा है, तो पिंड धंस नहीं रही है। अब केवल f cos थीटा ही, ये वाला बल तो इसको संतुलित कर लिया, लेकिन ये वाला बल क्या करता है, इसी बल से ये क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कार्य का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, f cos थीटा इंटू विस्थापन s। और यहीं से बच्चों व्यापक सूत्र आया है, W बराबर f s cos थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको देगा क्या, क्वेश्चन में क्या कहेगा बच्चों, क्वेश्चन में कहेगा कि
कार्य कब अधिकतम होगा और कार्य कब न्यूनतम होगा और कार्य कब ऋणात्मक होगा। 3 क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आपके पास अधिकतम कार्य और न्यूनतम कार्य। कार्य मैक्सिमम के लिए W मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, W मैक्स के लिए क्या होना चाहिए कि F व थीटा के बीच, F व S के बीच, लिखिए भाई, F व S के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। कितना हो, 0 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि कास का मान मैक्सिमम होगा। क्योंकि बेटा देख, W इक्वल टू आपका सूत्र है W इक्वल टू Fs cos थीटा। सब कुछ वही रहेगा। जब कास का मान अधिकतम होगा तभी जाके W का मान भी अधिकतम आ जाएगा। इसलिए चूंकि हम जानते हैं कि कास का अधिकतम मान 1 होता है और किस कोण के लिए होता है, तो 0 डिग्री के लिए होता है। किस कोण के लिए? 0 डिग्री के लिए होता है। तो यहां से हमारा क्या W मैक्स क्या बन जाएगा, W मैक्स इक्वल टू Fs cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान 1 यानी Fs हो जाएगा W मैक्स बराबर, यानी क्षैतिज दिशा में जिधर विस्थापन आपको ले जाना है, पिंड को जिस साइड में ले जाना है उसी दिशा में बल लगाएंगे तो विस्थापन सबसे अधिक होगा, ठीक है। और यहीं से मात्रक आ गया बच्चों, यहीं से मात्रक भी आ गया। अब देखिए मात्रक यहीं से देख लेते हैं। यूनिट्स, यूनिट्स तो हमेशा पूछा जाता है, यूनिट्स जिसको याद रहेगा वो डायमेंशन भी निकाल लेगा। तो बल है, यह क्या है, बल। तो बल कितना हो गया, बल का मात्रक हम लोग जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या इसी को बेटा हम लोग कहते हैं न्यूटन। किसने दिया, न्यूटन साहब ने बल को डिफाइन किया मेरे बच्चे, इसलिए बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। विस्थापन यस है तो यस का मात्रक हो गया मीटर। इस तरह से W का मात्रक हो गया, वर्क का मात्रक क्या हो गया भाई, बल का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इनटू मीटर, तो मीटर का मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया, और इसी को जूल कहते हैं। क्या कहेंगे, जूल। किसने दिया भाई, जूल नामक वैज्ञानिक ने कार्य को डिफाइन किया, इसलिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल हो गया। कार्य के मात्रक को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये पूछा भी जा सकता है। जैसे आपको पढ़ाया गया, देखा गया, मेहनत करके गए, कोई आपसे पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या होगा, बताओ भाई, तो कार्य का मात्रक जूल, ठीक है। या कहेगा और व्यापकता रूप में बताइए, तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछे, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछे कि मिनिमाइज होने के लिए क्या चाहिए, W मीन, W मीन कार्य कब न्यूनतम, मिनिमम का अर्थ होता है न्यूनतम होगा, तो कार्य का मान कब न्यूनतम होगा बच्चों, जब cos थीटा का मान न्यूनतम होगा। जब cos थीटा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो cos थीटा का मान, जब थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा बच्चों, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो यहां से देखिए मिनिमाइज की कंडीशन, तो W मीन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, W मीन इक्वल टू Fs cos 0 डिग्री। अभी आपने देखा कि cos, सॉरी यहाँ पे 90 मिनिमम के लिए, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहां से Fs इंटू 0, 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसका देखना चाहेंगे, ठीक है,
कि सर कार्य कब जीरो हुआ। जैसे कोई कुली है, अपने सर पे कोई बोझा ले रखा है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच गया। 1 से 2 पे पहुंच गया। बोझा कहां पे है? सर के ऊपर है। ठीक है, सर के ऊपर क्या है? बोझा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी उसके सर पे ही वो बोझ था और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी मेरे बच्चे जब वो गया तो भी बोझा अभी भी उसके सर पे है। तो सर के सापेक्ष बोझ में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य क्या हो गया? जीरो। ठीक, या इसका एक और आप एग्जांपल देखें। जैसे कोई ये सर्किल है, अभी बहुत सारे बच्चे पुलिस की भर्ती है, ठीक है, फौज के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, अब समझ रहो फील्ड पे दौड़ रहे हैं, बच्चा यहां से स्टार्ट लिया, मेरे बच्चे सर्किल है ये, ए बिंदु से यहां से ये दौड़ना शुरू किया और एक चक्कर लगा के फिर जहां से दौड़ना शुरू किया वहीं पे आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि कार्य कितना उसने किया, तुरंत W=0 बोलना। का 2 चक्कर घूम के आ गया, वर्क कितना? 0। पूछा 10 चक्कर तो भी 0। क्यों भाई? डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, यानी विस्थापन 0 हो गया तो कार्य भी क्या हो गया? 0। ठीक है, कार्य 0 होने का कंडीशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कार्य आपका क्या हो गया? 0। तो ये उदाहरण आप अपने माइंड में सेटअप करके रखिएगा। तीसरा कह रहा है कि कार्य ऋणात्मक कब होगा। तीसरा पॉइंट से देखिए, कार्य ऋणात्मक कब होगा। कार्य ऋणात्मक कब होगा, ये भी बहुत अच्छा का पॉइंट है। वर्क निगेटिव होने की क्या कंडीशन है भाई? जब F और थीटा के बीच वह विस्थापन के बीच थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, वैसे तो हम देखेंगे कि थीटा का मान जब 90 से आगे जाता है, ठीक है, और 180 के बीच में जाता है, तो पूछेगा कि सबसे अधिकतम कार्य ऋणात्मक कब होगा, तो थीटा का मान जब 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या ये, तो cos 180 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? -1 हो जाएगी। तो आपका वर्क क्या हो गया भाई? Fs cos 180। अब Fs -1 हो गया, यानी -Fs हो गया। अब आपने ये वाला देख लिया, यानी कार्य किस में आ गया? ऋणात्मक में। कोई लड़का कहा कि सर जी थोड़ा हमको इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, माइंड में से। अब कोई बच्चा है, सिंपल सी बात है, कोई चोर है, ठीक है, अब आपके घर से कुछ चुरा रहा है, तब तक आप देख लिए, आप उसको इधर खींच रहे हैं तो चोर आपके तरफ जाएगा कि इधर दूर भागेगा आपसे, आपके ठीक खींचने के विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, बल आप इधर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन विपरीत दिशा में हो गया, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। तो कार्य क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। ठीक है, कार्य क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। फिर इसका एक और एग्जांपल है, जैसे देखेंगे कबड्डी का गेम होता है, तो लड़का जब छूने आता है और आपको ऐसे पकड़ के भागता है तो आप उसको इधर खींचते हैं, लड़का इधर भागता है, तो विस्थापन तो इस दिशा में हो गया, बल उस बच्चे के ऊपर किधर लगा? इस साइड में लग रहा है। ठीक है, बल इस साइड में लग रहा है, विस्थापन इस साइड में हो रहा है, तो बल के ठीक विपरीत दिशा में जब विस्थापन होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से ये आपका वर्क का मात्रक याद रखना, सूत्र जब सही से आप याद रखोगे तो बड़ी इजीली वे में आप कार्य पर आधारित सवालों को, सभी सवालों को इस सूत्र में रखते जाना, एंगल जितना बताता जाएगा आप उसको कर लेंगे।